तो ये कहानी है एक लड़की के बारे में जिसका नाम है विनोदिनी। एक दिन विनोदिनी की माँ हरिमती और महेंद्र की माँ राजलक्ष्मी बातें कर रही थी। राजलक्ष्मी अपने बेटे महेंद्र से कहती है कि वो हरिमती की बेटी विनोदिनी से विवाह कर ले। विनोदिनी सुंदर है, पढ़ी लिखी है और घर के कामों में भी निपुण है। लेकिन महेंद्र ये कहकर मना कर देता कि क्या शादी के अलावा और कोई विषय नहीं है बातचीत करने के लिए। महेंद्र एमए पास था और अब वो डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा था। अब एक दिन फिर महेंद्र की माँ राजलक्ष्मी उसके पीछे पड़ गई कि वो विनोदिनी से विवाह कर ले। तब महेंद्र शादी करने को तो नहीं, पर हाँ विनोदिनी को एक बार देखने के लिए जरूर राजी हो जाता है। महेंद्र और विनोदिनी दोनों का विवाह भी तय हो जाता है। पर जैसे जैसे विवाह का दिन नजदीक आता जाता है, महेंद्र का मन बेचैन हो रहा था और आखिर में शादी से महज 3 या 4 दिन पहले ही महेंद्र विनोदिनी से विवाह करने से मना कर देता है। अब हमारी कहानी में आता है एक नया किरदार जिसका नाम है बिहारी। बिहारी महेंद्र का दोस्त है और महेंद्र की माँ राजलक्ष्मी को माँ कह करके बुलाता है। महेंद्र के मना कर देने के बाद राजलक्ष्मी बिहारी से विनती करती है कि वो जाकर के विनोदिनी से शादी कर ले, लेकिन बिहारी भी मना कर देता है। अब आखिर में थक हार कर एक विधवा माँ की बेटी विनोदिनी की शादी राजलक्ष्मी अपने मायके के गांव में अपने एक भतीजे से कर देती है और उनके भतीजे का नाम होता है विपिन। और इस तरह से राजलक्ष्मी विनोदिनी की फुफिया सास बन जाती है। लेकिन दुर्भाग्यवश विवाह के कुछ ही दिनों बाद विनोदिनी विधवा हो जाती है। उसके पति विपिन का देहांत हो जाता है। अब 3 साल बाद राजलक्ष्मी और महेंद्र के बीच फिर से महेंद्र के विवाह पर बातचीत होती है। महेंद्र अपनी माँ से कहता है कि अगर वो एक माँ होता तो जीते जी कभी अपने बेटे की शादी न करता, फिर भले ही उसे लोगों की शिकायतें ही क्यों ना सुननी पड़ती। और वैसे भी बहुएं तो आकर लड़कों को अपना बना लेती है। लेकिन इस बात पर महेंद्र की चाची अन्नपूर्णा की बेटा अब माँ का दामन छोड़कर घर गृहस्थी बसाने का समय आ गया है। लेकिन ये बात अन्नपूर्णा की राजलक्ष्मी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। एक दिन कॉलेज से आकर महेंद्र अपनी चाची अन्नपूर्णा के कमरे में चला जाता है। अन्नपूर्णा खिड़की के पास उदास बैठी हुई थी। बराबर में ही अन्नपूर्णा का खाना ढका हुआ रखा था जो उसने खाया नहीं था। अन्नपूर्णा की एक अनाथ भांजी थी जिसका नाम आशा लता था। अन्नपूर्णा चाहती थी कि उसकी भांजी की शादी महेंद्र से हो जाए। अन्नपूर्णा ने ये बात कभी कही तो नहीं, पर महेंद्र मनी मन इस बात को जानता था। चाची की तरफ देखते हुए महेंद्र की आंखें छलछला उठी और वो भीगे स्वर में बोला, चाची। अन्नपूर्णा ने भी कहा, आ मेरे बेटे, बैठ मेरे पास। महेंद्र ने चाची से आशा लता को दिखाने की बात कही। महेंद्र कहता है कि मैंने बिहारी से बात की है और उसे राजी किया है शादी के लिए, और आप लड़की दिखाने का कोई एक दिन तय कर लो। यह कहकर महेंद्र चला गया। अब महेंद्र ने अन्नपूर्णा से लड़की देखने की बात वैसे ही बोल दी थी। उसने बिहारी से विवाह के विषय में कोई भी बातचीत नहीं की थी और वो कुछ समय बाद ये लड़की देखने वाली बात को भूल भी गया था। लेकिन अन्नपूर्णा इस बात को नहीं भूली थी। अब अन्नपूर्णा ने एक दिन तय कर दिया लड़की दिखाने के लिए, पर जब ये बात महेंद्र को पता चली तो वो डर गया। उसने तुरंत जाकर बिहारी से बात की और उसे लड़की देखने के लिए राजी किया। अब महेंद्र और बिहारी दोनों बन ठनकर लड़की यानी कि आशा लता को देखने के लिए गए। लड़की वालों की तरफ से लड़की के चाचा थे जिनका नाम था अनुकूल बाबू। वो आशा लता को चुन्नी कहकर बुलाया करते थे। जब आशा लता महेंद्र और बिहारी के सामने आई तब महेंद्र ने भी उसका चेहरा देखा। अनुकूल बाबू बिहारी से चुन्नी का यह कहकर परिचय कराते हैं कि यह मेरे छोटे भाई अपूर्व की बेटी है आशा लता। लेकिन महेंद्र का दिल पसीज रहा था और वो बार बार आशा के चेहरे की तरफ ही देख रहा था। आशा बोलती बहुत मीठा थी। अब महेंद्र और बिहारी दोनों को ही लड़की पसंद थी,
लेकिन आशा की शादी बिहारी से ना होकर के महेंद्र से होती है। अब राजलक्ष्मी अपनी बहू आशा को घर गृहस्थी के काम सिखाने में लग जाती है। आशा सारा दिन घर के काम करती है, लेकिन उसके पति महेंद्र को यह बात पसंद नहीं। वो निर्णय लेता है कि वो आशा को पढ़ाएगा लिखाएगा, लेकिन राजलक्ष्मी इस बात से बेहद नाराज थी कि महेंद्र आशा को घर के काम नहीं करने देता और महेंद्र अपनी पत्नी के लिए स्लेट, किताब, कलम ये सब चीजें खरीद कर ले आता है। लेकिन उस साल महेंद्र अपनी पत्नी के साथ इतना व्यस्त हो जाता है कि वो उस वर्ष की परीक्षा में फेल हो जाता है। महेंद्र के फेल होने की खबर से राजलक्ष्मी धधक उठती है, लेकिन राजलक्ष्मी ने महेंद्र के फेल होने पर अन्नपूर्णा को खरी खोटी कही, क्योंकि अपनी पत्नी में व्यस्त रहने के कारण ही तो महेंद्र फेल हुआ था। अन्नपूर्णा ही तो थी जो उसे इस घर में लेकर आई थी। इन सब बातों से परेशान होकर के राजलक्ष्मी की कड़वी बातें सुनकर अन्नपूर्णा पूरी तरह से परेशान हो जाती है और वो अपने फुफेरे भाई के घर रहने के लिए चली जाती है। इस बात से आशा और महेंद्र बहुत दुखी हुए और इस बात का सारा गुस्सा आशा और महेंद्र ने राजलक्ष्मी पर फोड़ा, क्योंकि वही तो इस सारे फसाद की जड़ थी। उसके बाद महेंद्र और आशा भी अन्नपूर्णा के पास रहने के लिए अपना सामान बांधने लगे। तभी राजलक्ष्मी बोली कि तुम दोनों को वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद जाऊंगी अन्नपूर्णा को यहाँ लाने के लिए। तब राजलक्ष्मी अन्नपूर्णा से माफी मांगकर उसे वापस घर ले आई। अब कुछ दिनों बाद राजलक्ष्मी बिहारी के साथ अपने मायके जाती है। राजलक्ष्मी के मायके में महज 2 बूढ़ी विधवाओं के अलावा और कोई नहीं है और राजलक्ष्मी की मुलाकात यहाँ विनोदनी से होती है। विनोदनी राजलक्ष्मी की खूब सेवा करती है। विनोदनी इस गांव में किसी घने जंगल की अकेली लता की तरह घुट-घुट कर जी रही थी। गांव के लोगों ने बिहारी को भी बहुत आदर सत्कार दिया और राजलक्ष्मी के साथ साथ विनोदनी बिहारी के भी सारे कामों को किया करती थी। अब एक दिन महेंद्र का पत्र बिहारी और राजलक्ष्मी को मिलता है। बिहारी राजलक्ष्मी को पत्र पढ़कर सुनाता है, जिसमें लिखा था, लगता है माँ बहुत दिनों के बाद मायके गई है, शायद बड़े मजे में होगी। और कहता है कि आगे कुछ नहीं लिखा और उस पत्र को वही किताबों के बीच में रख देता है। राजलक्ष्मी पत्र सुनकर के बेहद दुखी होती है। तभी अचानक उसी दोपहर अन्नपूर्णा वहां आ जाती है। अन्नपूर्णा हमेशा के लिए काशी जा रही है और यहाँ राजलक्ष्मी से एक बार मिलने के लिए आई थी बस। जाते जाते अन्नपूर्णा अपनी जायदाद का हिस्सा महेंद्र को दे जाती है और ये कहती है कि मुझे हर माह 15 रुपए भेज दिया करना। अपनी मौसी और सास के जाने के बाद आशा घर पर अकेली रह जाती है और किसी भी कार्य को सही ढंग से नहीं कर पाती। महेंद्र से कहती थी कि जाकर के माँ को ले आओ। तभी उसी वक्त राजलक्ष्मी के मायके से बिहारी वहां आ गया। अब बिहारी ने एक पत्र महेंद्र से राजलक्ष्मी के लिए लिखवाया और वो पत्र लेकर 2 दिन बाद माँ को लेने गया। लेकिन राजलक्ष्मी के साथ विनोदनी भी महेंद्र और आशा के घर आ गई थी रहने के लिए। अब आशा घर के कामों में राजलक्ष्मी की मदद करने लगी। आशा और विनोदनी दोनों सहेलियां बन गई। आशा ने विनोदनी से कहा कि अब हम और तुम दोनों सहेलियां हुई, हमारा कोई नाम रख देते हैं। तब आशा ने कुछ नाम बताए, जैसे हरसिंगार, कदम्ब, मोलसीरी, लेकिन विनोदनी को उनमें से एक भी नाम पसंद नहीं आया। तब आशा ने कहा कि तुम ही फिर कोई नाम सुझाओ। तब विनोदनी ने कहा कि आंख की किरकिरी। अब ये नाम सुनने के बाद आशा विनोदनी को अपनी बाहों में लपेटते हुए बोलती है, मेरी आंख की किरकिरी। और दोनों सहेलियां खूब हंस हंस कर बातें करने लगती हैं। आशा और विनोदनी खुशी खुशी साथ रहने लगी। विनोदनी घर का सारा काम कर देती थी, लेकिन महेंद्र नहीं चाहता था कि विनोदनी यहाँ रहे। वो अपनी माँ से कहता है कि आखिर ये कब तक यहाँ रहेगी, लेकिन बिहारी चाहता था कि विनोदनी यहीं रहे और राजलक्ष्मी भी यही चाहती थी कि विनोदनी यहीं रहे। बिहारी और राजलक्ष्मी ये दोनों विनोदनी से बहुत खुश थे। पर एक दिन राजलक्ष्मी ने विनोदनी को सावधान कर दिया कि वो आशा से थोड़ा दूर ही रहे।
तब विनोदिनी ने भी ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ी सी दूरियां आशा से बना ली, जिस बात का आशा को बहुत दुख हुआ।